Welcome guys, this is lecture 1 of chapter 13 nuclei। 12th चैप्टर में एटम के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा। अब हम न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने के बाद अब बात आई है कि न्यूक्लियस के अंदर की बात करी जाए। इलेक्ट्रॉन जिसके चारों तरफ घूम रहा था वो न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने और नील बोर ने हमें ऐसा बता दिया है। एक न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो एक न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, एक न्यूक्लियस बना किस तरह से है, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, ऐसे फीचर्स के बारे में जानना है, समझना है हमें। न्यूक्लियस की बात करी जाए अगर तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब न्यूक्लियस किससे बना हुआ है। तो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें तो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ड्यू टू प्रोटॉन न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के कारण न्यूक्लियस के अंदर मास है। इसीलिए रदरफोर्ड ने कहा कि मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन एट सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। छोटी सी जगह में सारा का सारा ज्यादातर मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज फिट कर दिया गया है एक एटम के अंदर, और उस छोटी सी जगह को जहां ये रखे गए हैं पॉजिटिव चार्ज है, मोस्ट ऑफ द मास है, उस छोटी सी जगह को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो उस छोटी सी जगह को न्यूक्लियस कहा जाता है। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे और मास डिफेक्ट की हम बात करेंगे। बस इतना सा अब ये चैप्टर रह गया है, क्योंकि यहाँ से रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी, मीन लाइफ और हाफ लाइफ, ये सारी चीजें कट गई हैं, प्रॉपर्टीज कट गई हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये चैप्टर, लेकिन अब ये बहुत छोटा चैप्टर है तो दोनों बात अच्छी हैं। पूरा पढ़ते तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। केमिस्ट्री में भी मीन लाइफ पढ़ी होती है आपने, हाफ लाइफ पढ़ते हो, वो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। और अब मजेदार बात ये है कि अभी बहुत छोटा चैप्टर है, अब आपके पास पूरे मौका है कि आप खूब नंबर लेकर आए इस साल। तो बेहतरीन, और पहले भी बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेकर आते थे, 98, 99 बहुत बार आए हैं, 100 की मुझे अभी भी तलाश है। तो न्यूक्लियस के अंदर के कॉन्स्टिट्यूट्स की बात करें कि क्या इसके अंदर होता है। कॉन्स्टिट्यूट्स नहीं होगा, वे कॉन्स्टिट्यूट्स आएगा। कहने का मतलब अंदर के जो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है किससे बना है ये, तो कॉन्स्टिट्यूट्स कहा जाता है उन्हें, जिनसे मिलकर ये बना है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 है, और न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रल पार्टिकल है। इनके एटॉमिक मास में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रोटॉन के मास की बात करी जाए, प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। हम जानते हैं AMU में लिखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे, मैं इनके एग्जैक्ट मास की बात करूंगा। असल में 1 AMU 1.0073 समथिंग होता है और न्यूट्रॉन 1.0086 समथिंग होता है। तो थोड़ा सा इनके अंतर है इनके मास में। तो ये न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो भी 1 AMU के ही इक्वल है, क्योंकि मैंने कहा ना ये 1.007 समथिंग, ये 1.008 समथिंग है, नियरली इक्वल टू दोनों 1 है। वैसे किलोग्राम में कहूं तो 1.67 into
10⁻⁻27 kg और ये भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी आप समझ गए हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होती है केजी में अगर कन्वर्ट करूं तो। 1 एटॉमिक मास यानी यूनिट है ये किसकी, मास की, छोटी यूनिट है। हम एटम्स में या न्यूक्लियाई में इसी तरह से लिखेंगे। एएमयू में मास को लिखा जाता है एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाता है, जिसकी किलोग्राम में वैल्यू इतनी है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि कुछ न्यूमेरिकल्स आगे ऐसे आएंगे जिसमें मैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज का यूज करूंगा, क्योंकि वो छोटा सा ही डिफरेंस तो सब कुछ बदल डालेगा। लेकिन फिलहाल पढ़ते जाइए मेरे साथ और ये मानिए कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास तो लगभग सेम है, मैं m मान लेता हूं, तो दोनों का मास क्या है, सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं था इस वक्त। चार्ज की बात आती है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, अलग अलग इनका नाम रखा गया है। लेकिन जब कभी भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया, ये यूनिवर्स जब बनाया कभी भगवान ने, तो बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स छोड़ दिए उन्होंने एक तरह से, और वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में मिलकर जब एक न्यूक्लियस बनाने लगे। भाई जब बात आई किसकी, एक न्यूक्लियस बनाने की, एक न्यूक्लियस को नियरली एक स्फेरिकल बॉडी मानकर पढ़ेंगे, और एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल है। तो एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और एक न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, इनसे मिलकर एक क्या बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है। इससे मिलकर एक क्या बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है। अब बड़ी ही खूबसूरत बात यह है न्यूक्लियस की कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, लेकिन पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव को पास रहने ही नहीं देगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिमिलर चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसी प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर से पढ़कर आए हैं हम। पॉजिटिव को जबरदस्त रिपेल करेगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये बड़े आराम से बैठे हुए हैं, प्रोटॉन्स बड़े आराम से बैठे हुए हैं, स्टेबल बनकर बैठे हुए हैं। और ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज भी नहीं है, तो कोई फोर्स भी नहीं है, फिर ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर इतनी आराम से क्यों बैठा हुआ है? तो सबसे पहली बात तो ये है, मास के कारण इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि भाई प्रोटॉन की रिपल्शन को ओवरकम कर सके। ग्रेविटेशनल इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में रिपेल करा रहा है। पॉजिटिव को, प्रोटॉन को रिपेल करेगा, और न्यूट्रॉन को कोई ना अट्रैक्ट कर रहा है ना कोई रिपेल कर रहा है। फिर ये न्यूक्लियस के अंदर इतने टाइटली बाउंड होकर कैसे बैठे हुए हैं? कोई नया फोर्स है जो इनको बाउंड किए हुए है, एक ऐसा फोर्स जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है। और ऐसे नए फोर्स को, इनके बीच में लगने वाले उस नए फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर या वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दो तरह के फोर्स होते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स उसे कहेंगे कि वो एक न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच में लग रहा है जो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं तो वो फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उससे कम होता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी सबसे कम होता है, वीकेस्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फंडामेंटल फोर्सेस 4 होते हैं। 11वीं क्लास चैप्टर 1 आपने पढ़ा है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स इन सब को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखता है, बांध कर रखता है। उस फोर्स का नाम न्यूक्लियर फोर्स है। और क्योंकि ये फोर्स प्रोटॉन के चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, न्यूट्रॉन के न्यूट्रल होने पर डिपेंड नहीं कर रहा, प्रोटॉन प्रोटॉन में लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लग रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है। इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अंदर बैठे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इसीलिए 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 द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस कौन है? और ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना हुआ है न्यूक्लियस। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और मैंने इनका एक नया नाम रख दिया है, न्यूक्लियॉन्स कहूंगा मैं अब से इनको। भाई अगर न्यूक्लियस के बाहर की बात करी जाए, न्यूक्लियस के बाहर की बात करी जाए तो प्रोटॉन अलग पार्टिकल है, न्यूट्रॉन अलग पार्टिकल है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर आकर बात करूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं है न्यूक्लियर फोर्स के अकॉर्डिंग। और मैं न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाला हूं इस चैप्टर में, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ने वाला हूं इस चैप्टर में। और इसीलिए मेरे लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस नहीं है न्यूक्लियस के अंदर जब बात करूं। और इसलिए एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को, दोनों को मैंने न्यूक्लियॉन नाम दिया है। अब मैं कहूंगा न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नाम न्यूक्लियॉन रख दिया गया है, क्योंकि वो कोई अलग अलग पार्टिकल नहीं है न्यूक्लियर फोर्स के अकॉर्डिंग। न्यूक्लियर फोर्स तो प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लग रहा है, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है। तभी तो इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतने जबरदस्त फोर्स के साथ, इतना स्टेबल होकर एक न्यूक्लियस बना हुआ है। तो कुछ बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, कुछ कम स्टेबल भी होते हैं, ये बातें हम जानेंगे आगे चलकर। और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा। न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करी जाएगी भैया आपके सामने। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों हो। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है भाई। तो अलग अलग नंबरिंग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, इसलिए अलग अलग तरह के एलिमेंट बनते हैं। इसीलिए इतने सारे टाइप के 118 टाइप लगभग पीरियोडिक टेबल में देखे गए हैं। तो 118 तरह के एलिमेंट्स भगवान ने बनाए हैं, क्योंकि जब भगवान ने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहा जाओ जाके मिलो, तो कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, एक न्यूक्लियस बनाते हैं। कहीं पर कुछ प्रोटॉन्स की संख्या अलग है, कहीं पर न्यूट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन। तो भाई अगर एक प्रोटॉन अकेला है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है तो वो हाइड्रोजन है। अगर एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन और आ जाए और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है तो वो ड्यूटेरियम है। और अगर एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो ट्रिटियम बन जाता है। तो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स बने हैं इस तरह से। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आए और उसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे तो वो हीलियम बन गया है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, पता नहीं क्या क्या बना है भाई। इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कि कैसा एलिमेंट बना है, भगवान की इच्छा क्या थी, उसने कैसा बना दिया भाई इस तरह से।
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पर ये पॉजिटिव चार्ज इतना है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, मास लगभग दोनों का सेम है और इनको न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स नाम दिया गया है। तो ये न्यूक्लियस इस तरह से बन गया है और बनते वक्त क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने में, जानेंगे इस तरह से। अब एक न्यूक्लियस बनकर तैयार हो गया है, अब एक न्यूक्लियस बनकर तैयार हो गया है, इसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। हालांकि हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज्यादा नहीं जानना, हम न्यूक्लियस के बारे में सारी स्टडी करेंगे। ये न्यूक्लियस किसी एलिमेंट का है, एलिमेंट है एक्स, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे हैं भाई, क्या बात करें, बहुत सारे हैं इस तरह से। कोई एक्स ये एलिमेंट है, इसमें नीचे एक नंबर Z लिखा रहेगा, ऊपर एक नंबर A लिखा रहेगा। इसमें जो ये नीचे नंबर लिखा गया है Z, इस नंबर को एटॉमिक नंबर कहा जाएगा, इस वैल्यू को एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। Z से इसे डिनोट किया गया है और ऊपर जो A लिखा गया है, इस वैल्यू को एटॉमिक मास नंबर कहा जाएगा, इस वैल्यू को एटॉमिक मास नंबर कहा जाएगा। इसे A से डिनोट किया गया है, इसे A से डिनोट किया गया है। किसी एलिमेंट की बात करी जाए तो Z उसका एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू को शो करता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। और ए शो करता है भाई Z के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर एक एटम की बात करी जाए, एक आयन की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग अलग हो जाते हैं। कैटायन बन गया है तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, प्रोटॉन्स ज्यादा है। और अगर एनायन बन गया है तो इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, प्रोटॉन्स कम है। लेकिन एक एटम की बात करूं जो कि एक न्यूट्रल होता है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके पास होते हैं। बट इस प्रॉपर्टी का हमें कुछ नहीं करना अभी में। एटॉमिक मास नंबर जो है, एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। भाई मास तो दोनों के कारण है। देखिए Z की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज किसके कारण है, प्रोटॉन्स के कारण है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रही है। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, E की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, Z इनटू में E। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, Z एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, E चार्ज है प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और टोटल पॉजिटिव चार्ज पता चलेगा न्यूक्लियस का। A मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और मास तो प्रोटॉन के कारण भी है इस न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन के कारण भी है, इसलिए मास नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर एटॉमिक मास नंबर माइनस Z कर दिया जाए तो प्रोटॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और उसमें से Z माइनस कर दिया जाए या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दिया जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू पता चलेगी आपको कि इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू पता कर पाएंगे आप इसके अंदर में। फॉर एग्जांपल भाई मैं बात करूं क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर 35 है, 37 भी होता है कभी कभी, मैं आज ही बात करूंगा उसकी इसी लेक्चर में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 17 है, 17 इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं और एटॉमिक मास नंबर 35 है। भाई इस 35 की यूनिट होती है यू कह लीजिए या AMU कह लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट। ये जो मास नंबर है ये मास की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, AMU में मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक प्रोटॉन
35 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम रिप्रेजेंट कर रहा है 35। हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन का मास 1 AMU के इक्वल है और इसलिए 35 AMU क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास नंबर जो था 35 के साथ AMU लगाइए, एटॉमिक मास यूनिट में मास रिप्रेजेंट कर रहा है और 1.6 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करूं जो कि 1 AMU की वैल्यू है किलोग्राम में, तो ये इस न्यूक्लियस का मास किलोग्राम में जान पाएंगे आप इस तरह से। तो जितना एटॉमिक मास नंबर है वो 35 AMU उसकी यूनिट है, नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 35 एक तरह से, और AMU मतलब यूनिट लगा दूं तो मास की वैल्यू आ गई है। एटॉमिक मास नंबर में से Z माइनस करूं, 35 में से 17 माइनस करूं तो 18 इसके पास क्या है? न्यूट्रॉन्स की वैल्यू है। 18 इसके पास क्या है? न्यूट्रॉन्स की वैल्यू है, तो 18 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। तो एक न्यूक्लियस आपके सामने दिया जाए, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया जाए और उसके बारे में कुछ भी इस तरह से पूछ लिया जाए तो आप ये सारी बातें बता सकते हैं यहाँ पर जो हमें देखने को मिल गई है। तो ये सारी बातें आप बता सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बिहाफ पर, एक न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीजें जो हैं इस बिहाफ पर कई सारे मेल मिलाए जा सकते हैं। क्या कि भाई सारे जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को कैटेगरी में डाला जा सकता है आइसोटॉप्स में। कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं और भाई बहुत बार आपने पढ़े भी हैं ये चीजें, सिलेबस में है, तो इसलिए मुझे आपकी पूरी रिवीजन इसकी करानी होगी। और मैं बता दूं आइसोटॉप्स के बारे में, तो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स having same atomic mass, elements having same atomic number but different atomic mass number, different atomic mass number are called isotopes भाई। तो मैं आपको बता दूं कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास उनका अलग होता है, ऐसे एलिमेंट्स को आइसोटॉप्स कहा जाता है। हाइड्रोजन H11, हाइड्रोजन को प्रोटियम कहा जाएगा, तो ये हाइड्रोजन है और इसे प्रोटियम नाम भी दिया जाता है। इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और उसी के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। भाई एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन की वैल्यू, और ऊपर एटॉमिक मास है, 1 में से 1 माइनस करूं, न्यूट्रॉन है ही नहीं इसके पास भाई, तो प्रोटियम जो है H1 होता है और उसके बाद ड्यूटेरियम होता है H12, तो इसके एटॉमिक मास की वैल्यू 2 में से 1 माइनस करूं, इसके पास एक न्यूट्रॉन भी आ गया है और इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम, और इसके बाद एक और न्यूट्रॉन आ जाने से H13 बन गया, ट्रिटियम बन गया। ये तीनों क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और मास 35 भी होता है और क्लोरीन 17 और 37 भी होता है, लेकिन ये दोनों ही दिखाई नहीं देते हैं पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है 17 और 35.5। तो 35.5 जो लिखा जाता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। भाई आपको पता है कि मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फ्रैक्शन में तो आंसर आना ही नहीं चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एक
एक नेचुरल नंबर होगा तो ये नहीं हो सकता था फ्रैक्शन के अंदर यहाँ पर इस तरह से। तो ये कैसे आ गया, क्योंकि ये एवरेज मास लिखा गया है। और ये एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट किया जाता है उस एलिमेंट का जिसके आइसोटोप्स होते हैं। ये क्लोरीन 17 और 35 जो है वो 75% पाया जाता है। हमारे इस अर्थ की बात करूं या टोटल मिलाकर 75% अमाउंट किसकी है, क्लोरीन 17 और 35 की है, और 25% पाया जाता है इस वाली फॉर्म के अंदर 17 और 37 वाली फॉर्म के अंदर में। तो इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास लिखा जाता है 75% कौन सा पाया जाता है 35 वाला, प्लस 25% कौन सा पाया जाता है 37 वाला पाया जाता है, और डिवाइड बाई 75 प्लस 25 यानी 100% टोटल अमाउंट हो गई। और ये सोल्व करने पर 35.5 आती है वैल्यू। तो ये 35.5 जो लिखा गया है ये एवरेज एटॉमिक मास लिखा गया है क्लोरीन का। आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ऐसे एलिमेंट्स को आइसोटोप्स कहा जाता है। हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप थे, क्लोरीन के ये 2 आइसोटोप होते हैं, मतलब क्लोरीन 2 फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे सभी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ऐसा होता है। दूसरी बात आइसोबार, और भाई आइसोबार होते हैं जिनका सेम एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर सेम है और बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर जिनका अलग है और एटॉमिक मास जिनका सेम है उन्हें कहा जाता है आइसोबार उन्हें कहा जाता है। भाई आप सल्फर को देखेंगे, सल्फर 16 और 37 भी होता है, और क्लोरीन 17 और 37 भी होता है। तो सल्फर 16 और 37 भी होता है और क्लोरीन जो होता है वो 17 और 37 भी होता है। तो ये आइसोबार कहलाते हैं। इसी तरह से आर्गन 18 और 40 होती है, कैल्शियम 20 और 40 होता है, तो ये भी क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। ट्रीटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप H13 है और हीलियम का एक आइसोटोप 2 और 3 होता है। ये दूसरे के आइसोबार हैं क्योंकि इनका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये आसान बातें हैं और इस बार तो ये पेपर में पूछी जाए ऐसे चांसेस ही बहुत ज्यादा है। भाई इस बार के एग्जाम्स में आसान चीजें ही ज्यादा पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तीसरा टाइप होता है आइसोटोन्स का। आइसोटोन्स का क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम है उन्हें आइसोटोन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि पोटेशियम का 19 और पोटेशियम 19 होता है, 19 के साथ मैं आपको बताऊं पोटेशियम जो होता है वो 19 और 39 है और कैल्शियम 20 और 40 है। 39 में से 19 माइनस करूंगा, पोटेशियम के पास 20 न्यूट्रॉन्स हैं और ये कैल्शियम के 40 में से 20 माइनस करूंगा तो इसके पास भी मैं आपको बता दूं क्लोरीन कैल्शियम के पास भी 20 न्यूट्रॉन्स हैं और क्लोरीन को भी लिखा जा सकता है भाई 17 और 37 होता है क्लोरीन। इन तीनों के पास 20-20 न्यूट्रॉन्स हैं, इन तीनों के पास
20-20 न्यूट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये तीनों आइसोटोन कहलाते हैं। लास्ट बात आती है आइसोमर्स की। केमिस्ट्री में आइसोमर्स बहुत पढ़े होंगे आपने, 10th क्लास में भी पढ़े हैं आइसोमर्स केमिस्ट्री में आपने, और 12th और 11th में भी आइसोमर्स पढ़े हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ा है, मैं यहाँ कह दूं, सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक मास है, लेकिन न्यूक्लियस की एनर्जी की स्टेट्स अलग अलग हैं। मान लीजिए आयरन का ही एक न्यूक्लियस है और आयरन का ही एक दूसरा न्यूक्लियस है, एनर्जी की स्टेट्स अलग अलग है, कोई ज्यादा एनर्जी के लेवल पर है, कोई कम एनर्जी के लेवल पर है, लेकिन सेम एटॉमिक मास और नंबर है। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर but different energy states are called isomers, और ऐसे एलिमेंट्स को आइसोमर कहा जाता है, तो ये 4 डेफिनेशंस या एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, आइसोबार हैं, आइसोटोन हैं या आइसोटॉप्स हैं, तो ये बातें पूछी जा सकती है आपसे। आइए अब हम न्यूक्लियस के बारे में ये तो जानते हैं कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, और ये टाइप्स पढ़े आइसोटॉप, आइसोबार के। अब बात आती है साइज ऑफ अ न्यूक्लियस की। साइज ऑफ अ न्यूक्लियस की बात करें तो एक न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाता है जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ता है। यानी हाइड्रोजन का साइज काफी स्मॉल है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो तो एक प्रोटॉन है बस, तो एक स्फेरिकल बॉडी मान लेता हूं मैं प्रोटॉन को, तो उसका न्यूक्लियस काफी कम साइज का है। उसके बाद हीलियम की बात करूं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आगे, साइज बढ़ जाना चाहिए इस तरह से। उसके बाद में लिथियम की बात करूं, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन आगे, लिथियम 3,7 होता है, 3,6 भी होता है। तो इस तरह से एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइज भी बढ़ता जा रहा है किसका, न्यूक्लियस का। और इसीलिए जो न्यूक्लियस की बात आती है साइज ऑफ न्यूक्लियस में, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास नंबर के। एटॉमिक मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। वैसे अगर स्फेरिकल मान लिया जाए एक न्यूक्लियस को, एक न्यूक्लियस नियरली स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिक की फॉर्म में है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब लगाया जाए फॉर्मूला, 4/3 पाई आर का क्यूब लगाया जाए फॉर्मूला वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक मास नंबर A के। ये प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास नंबर A के। 4/3 कांस्टेंट्स हैं, इसको इधर भी भेजा जा सकता है तब भी ये कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब जो रेडियस है, इसका मतलब जो रेडियस का क्यूब है वो प्रोपोर्शनल है A के। इसका मतलब जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल है A के क्यूब रूट के, यानी A की पावर 1/3 के। क्यूब रूट कर दिया अभी मैंने, जैसे अंडर रूट करते हैं ऐसे क्यूब रूट कर दिया, स्क्वायर रूट करते हैं जैसे, क्यूब रूट के एक कांस्टेंट आना था, और वही है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटकर एक कांस्टेंट आया है R0, और A की पावर 1/3 है। इस तरह से A की पावर 1/3 है इस तरह से। तो ये हमसे अगर कह दिया जाए तो ये जो कांस्टेंट R0 मैंने लगाया है, इसकी वैल्यू 1.2
फर्मी है इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है, अगर मैं मीटर में बात करूं इस कांस्टेंट की वैल्यू का। तो हमें कहा जाए वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास के। जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ रहा है ऐसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ रही है एक न्यूक्लियस की, और साइज बढ़ता जा रहा है एक न्यूक्लियस का। साइज की वैल्यू किसी का भी अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला ये रहेगा R इज इक्वल टू आर नोट क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दे दी गई है, और A क्या है, एटॉमिक मास नंबर है। तो किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। क्वेश्चन बोर्ड में अब तक कैसे पूछे गए हैं, तो हमसे ये पूछा गया है कि 2 न्यूक्लियाई भाई, तो न्यूक्लियाई एक प्लूरल वर्ड हो गया है, 2 न्यूक्लियाई ऑफ एटॉमिक मास नंबर, ऑफ एटॉमिक मास नंबर, of atomic mass number in the ratio of atomic mass number in the ratio 1:8। दो न्यूक्लियाई मेरे पास हैं, तो दो न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर 1:8 में है। तो फुल स्टॉप, therefore the ratio of their radii, therefore the ratio of their radii, उनके रेडियाई की रेशियो पूछ रहा है। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई फिर प्लूरल वर्ड हो गया है, मतलब उन दोनों के रेडियस की रेशियो बताइए इस तरह से। और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। तो मुझे एटॉमिक मास नंबर की रेशियो A1 A2 की रेशियो 1:8 गिवन है। पहले वाले का रेडियस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, या ये फॉर्मूला लगा लो, पहले वाले का रेडियस होगा R1 = R0 A1 की पावर 1/3। दूसरे वाले का रेडियस होना चाहिए R0 A2 की पावर 1/3। तो ये होना चाहिए अगर इस तरह से, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब डिवाइड किया जाएगा इस तरह से, R1 अपॉन में R2 की रेशियो की बात करूं तो डिवाइड करने पर R0 से R0 कट जाएगा, A1 अपॉन में A2 की पावर 1/3 बन जाती है। 1:8 में है A1 A2 तो, और 1:3 का मतलब R1 अपॉन में R2। 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा, 8 का क्यूब रूट कितना होगा भाई, 2। भाई 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो इसलिए 1:2 में इनके रेडियस रहे होंगे। ऐसे 9:27 में दिया जाता तो, या 27:64 भाई दिया जाता, तो भाई 3:4 आ जाता, क्योंकि 27 किसका क्यूब है, 3 का, और 64 किसका क्यूब है, 4 का। 4 4 जा 16, 64 जा 64। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे जब ये रेशियो वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे कि एटॉमिक मास नंबर की रेशियो दी जाए, एटॉमिक मास नंबर की रेशियो दी जाए और रेडियस की रेशियो अगर हमसे पूछी जाए, तो हम इस तरह से सोल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, और आपको असाइनमेंट में ये क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे कर कर दिखाए जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से एटॉमिक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे हम कि डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, तो डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस की बात आई है, तो डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, या पेपर में ऐसे भी कहा जा सकता है कि एटॉमिक मास नंबर पर डेंसिटी डिपेंड नहीं करती भाई, सभी की डेंसिटी सेम है, सभी की डेंसिटी सेम है, ये प्रूव करने के लिए कहा जाए सभी एलिमेंट्स की। तो डेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, और डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन में वॉल्यूम, और हमने न्यूक्लियस को एक स्फेरिकल बॉडी मान लिया है, तो जो वॉल्यूम होनी चाहिए, जो वॉल्यूम होनी चाहिए वो 4/3 पाई r का क्यूब होनी चाहिए, और जो रेडियस होना चाहिए किसी भी न्यूक्लियस का वो R0 A की पावर 1/3 होना चाहिए।
फिर इसका क्यूब कर दिया जाए, 4/3 पाई r नोट का क्यूब होगा, a की पावर 1/3 का क्यूब करूंगा तो a हो जाएगा। इतनी तो वॉल्यूम होगी, किसी भी न्यूक्लियस की वॉल्यूम होगी। मास की बात करी जाए, किसी न्यूक्लियस का मास कितना होगा भाई, एक न्यूक्लियॉन का मास यानी एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम है, तो कुछ m से डिनोट कर दिया कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास m है। और एक न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है, एटॉमिक मास नंबर की इक्वल है, ये टोटल मास बन जाता है। तो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले में जाएं, मास की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम की वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहां पर, एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक मास नंबर कैंसिल हो गया है। और एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती डेंसिटी, m मतलब एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है, सभी न्यूक्लियस के लिए सेम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। 3 ऊपर चला गया, ये भी एक कांस्टेंट है, नीचे 4 बचा वो भी एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, r नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी जाए, अगर इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो 2.30 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इतनी डेंसिटी होती है। सभी एलिमेंट्स के सभी के न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की डेंसिटी की वैल्यू क्या है, सेम है सभी के लिए। तो ये बात यहां तक आज के लेक्चर में इतनी बातें ही जानेंगे हम। अगले लेक्चर में इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस साल के सिलेबस में बहुत सारी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं, हमें थोड़ा सा ही पढ़ना है भाई। तो आज के लेक्चर में पढ़ी हुई सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू के लिए, क्योंकि ऐसी ही आसान चीजें इस पर देखने को मिलेंगी आपको भाई, बहुत सारे चैप्टर से, हर चैप्टर से नहीं जरूर। तो अगले लेक्चर में मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स से समझाऊंगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, वो अगले लेक्चर में रहेंगे। कॉन्सेप्ट्स यहां से पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स अगले टॉपिक से अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक्स गाइस।